उसके बाद हम चलते हैं भाई लैंग्वेज पे। लैंग्वेज, भाषा, कौन सी भाषा किसके लिए यूज होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही लेके चल रहे हैं, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैराथन क्लास में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर दें, है ना। काफ़ी चीज़ें इसमें। सबसे पहला है बीजगणित के कार्य के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है। एलगोल, डायरेक्ट नाम बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट के लिए जावा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस के लिए फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर फुल फॉर्म है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी भाषा साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इनमें से कौन सी भाषा मैथ के लिए यूज होती है। एलगोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों के लिए लोगो, कौन सी भाषा बच्चों के लिए यूज होती है। और भी कुछ पूछ लेगा। पैकमैन के लिए, पैकमैन किसके लिए बनाया गया था। पैकमैन एक सॉफ्टवेयर था, किसके लिए, बच्चों के लिए बनाया था, खेलने के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ईमेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया। सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया। रे टॉमलिंसन। तो भारतीय भी था जिसका भी कुछ नाम आता है ईमेल के लिए। शिवा अय्या दुराई, ठीक है भाई। देखो क्या होता है, कोई चीज बनाता कोई और है, क्रेडिट कोई और ले लेता है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में मैं वो बातें नहीं करूंगा, उसको कोई कुछ भी करेगा, क्लेम करेगा, परेशानी देगा मेरे को। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही समझे, ईमेल का आविष्कार किसने कर दिया भाई। रे टॉमलिंसन ने, ठीक है भाई। क्लियर है। पहला ईमेल कब भेजा गया है, याद रखना 1973। कोई दिक्कत इसमें। अब ईमेल के आपसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है भाई, इनमें से कौन सी ईमेल आईडी है या नहीं है। तो आप बताओगे सारे मेरे को आराम से, हैं कौन सा ईमेल सर्वर है, ईमेल आईडी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप लोग सारे बताओगे। तो सबसे पहला क्या है, आगे और मारूं कान। जो पहले बता रखे हैं वो बताओ। ई पत्र, ठीक है भाई। और तो email.com की हम बात करते हैं भाई। ईमेल में कौन कौन सा आपके पास, निकमेल, जीमेल, याहू मेल, ई पत्र और हॉटमेल, ठीक है भाई। ये चार हैं जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और हम इसमें कंफ्यूज ई पत्र पे होते हैं। हम सोचते हैं कि इस नाम का कोई हमने आज तक सुना नहीं, क्योंकि ये नोन नहीं है। पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले हम इसी को करके आते हैं, जबकि ये है, ठीक है। तो आपको पांचों का नाम याद रखना है कि भाई ये जनरली पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है भाई, ईमेल में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला क्या होता है आपके पास, कंपोज फोल्डर होगा। कंपोज में हम मेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मेल क्रिएट करने के लिए इनमें से हम किस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो वहाँ पे कंपोज दे रखा था, और एक भाई ने इनबॉक्स उत्तर उसका लिखा। इनबॉक्स में तो सिर्फ आपकी जो मेल आई है वो रहेंगी, इनबॉक्स, ठीक है। अब तीसरा एक ऑप्शन वहां पे था, क्या, क्रिएट बॉक्स। क्रिएट बॉक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ये कंपोज ही इसी में क्रिएट होगा, ठीक है भाई। इनबॉक्स और आउटबॉक्स और सेंड, ड्राफ्ट, ट्रैश फोल्डर और स्पैम, ये आपके मेन फोल्डर होते हैं ईमेल के, ठीक है। कंपोज से हम क्या करेंगे,
कोई भी नया ईमेल हमें बनाना है, हम कंपोज में शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, आपके मोबाइल में ये ऑप्शन दिया होता है, ईमेल वाले ओपन करके देखना। ठीक है भाई, तो कंपोज में हम क्या करेंगे, नया मेल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू मेल क्रिएट करेंगे। इनबॉक्स में जो आपके पास मेल रिसीव हुई है वो सारी किस में आएंगी, इनबॉक्स में। आउटबॉक्स में कौन सी मेल होंगी, आउटबॉक्स और सेंट बॉक्स। ठीक है भाई, ये दोनों को आप एक तरीके से समझने की कोशिश करना। सेंट में तो वो आएंगी जो ऑलरेडी यूजर ने भेज दी और सामने वाले के पास चली गई। ठीक है भाई, मतलब जो ऑलरेडी सेंट है, जो चली गई है। और आउटबॉक्स में कौन सी आएंगी, आपने भेज दी है लेकिन किसी वजह से गई नहीं है, इसलिए वो आउटबॉक्स में है। मतलब सामने वाले के पास नहीं पहुंची है, आपके फोल्डर से आउट नहीं हुई है, तो कहाँ मिलेंगी, आउटबॉक्स में। अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या है, आप कोई मेल कंपोज करने बैठे थे, उसी टाइम पे क्या हो गया, यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो वहां पे आपका इंटरनेट चला गया, या फिर लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर लैपटॉप ऑफ हो गया है, तो आपने जितना मेल लिखा था वो ड्राफ्ट बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, जितना भी लिखा था, जब अगली बार आप शुरुआत करोगे तो आप ड्राफ्ट मेल में चाहिए, देखिए जितना मेल आपने लिखा था वहीं से आप दोबारा शुरुआत कर सकते हो, और सारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई, ये याद रखना ड्राफ्ट मेल किसके लिए होता है। अगला है भाई ट्रैश। ट्रैश का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर में आपका रिसाइकल बिन होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रैश फोल्डर होता है। आप जो भी मेल डिलीट करते हो वो ट्रैश फोल्डर में चली जाएंगी। यदि आप चाहते हो कि गलती से डिलीट होगी, दोबारा वापस चाहिए, तो आप उसको वापस ला सकते हो। क्लियर है भाई, तो ट्रैश फोल्डर का काम रिसाइकल बिन के जैसा होता है। अगला है ट्रैश फोल्डर में कितने दिन तक ईमेल रहती है, 30 दिन तक। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पैम। स्पैम में वो मेल आती है जो बल्क में भेजी जाती है, बल्क में किसी कंपनी के द्वारा भेजी जाती है। कोई भी जीमेल सर्वर, ईमेल सर्वर लगा लो, कोई भी आपका याहू मेल हो गया, निक मेल हो गया, मतलब जो भी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को मैनेज करता है, इस टाइप का कोई भी सर्वर, उसने कुछ अपना सर्वर पे इस तरह की सुविधा लगा रखी है कि बल्क में, मतलब एक साथ में हम बहुत ज्यादा ईमेल भेजते हैं किसी के पास, तो वो क्या करता है, उनको स्पैम फोल्डर में अग्रेसित कर देता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। किसमें, स्पैम फोल्डर में। स्पैम फोल्डर में भेजने का मतलब ये होता है कि एक साथ भेज रखी, हो सकता है किसी ने कोई कंप्यूटर को एकदम से बहुत ज़्यादा लोड देने के लिए कर दिया हो सकता है वायरस दे के भेज दिया हो, तो इस टाइप को सस्पेक्टेड केस में डाल देता है, मतलब ऐसे उसके ऊपर शक करने के तरीके से वो क्या करता है, सारी मेल को क्या करता है, स्पैम फोल्डर में। अब स्पैम फोल्डर की जो ईमेल होती है, हम उनको क्या करेंगे, खोलने से पहले हम उसको एंटीवायरस से, आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है जो वायरस के अगेंस्ट आपकी कंप्यूटर की रक्षा करता है, तो एंटीवायरस से हम उसको पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और उसके बाद उस मेल में जो कंटेंट है उनको हम डाउनलोड करेंगे। क्लियर है भाई, तो ये प्रोसीजर होता है कि भाई स्पैम मेल में मैंने डाल दिया तो यूजर को क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो कोई भी ईमेल सर्वर होता है वो स्पैम फोल्डर में इसलिए मेल्स को भेजता है ताकि यूजर को एक जानकारी मिले कि भाई स्पैम में आया है तो जरूर इसके अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि गड़बड़ होगी ही, लेकिन डाउटफुल केस है, सस्पेक्टेड केस है, इस वजह से स्पैम में भेज देता है। स्पैम वाले को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे एंटीवायरस, उसके बाद यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब इसमें एक और चीज आती है, जब हम भेजते हैं मेल तो क्या होता है भाई, सेंडर किसके द्वारा भेजा गया, दूसरा क्या होता है भाई, किसके पास भेज रहे हो, तो जो रिसीव करेगा किसके पास, सेंड टू। सेंड टू किसका नाम रहेगा, जिसके पास आप भेजना चाह रहे हो उसकी मेल आईडी रहेगी। और तीसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे, सीसी, कॉपी और कार्बन कॉपी और पीसीसी, ये दोनों ऑप्शन, सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ये है, मान लो एक से ज्यादा बंदों के पास मुझे ईमेल भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन कॉपी, मतलब एक तो हमने जो सेंड टू था उसका एड्रेस लिख दिया, कार्बन कॉपी में बाकी 10 का लिख दिया, जिन जिन के पास भेज, सबके पास एक बार मेल करने से 11 के पास चली जाएगी। क्लियर भाई। दूसरा क्या था, बीसीसी। बीसीसी में क्या होती है, बीसीसी में खास बात होती है कि आप जिसको ये कार्बन कॉपी भेज रहे हो, सेंड टू भेज रहे हो, इनकी जानकारी के बिना किसी ऐसे आदमी का नाम पे ईमेल भेजना चाह रहे हो जो इनको ना पता चले कि किसके पास गई है ईमेल,
क्योंकि देखो इन्होंने तो इनको पता चल जाएगा हमारे पास आई है, लेकिन क्या होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मीनिंग यही होता है कि हम आप जो सेम टू जिसके पास कर रहे हो कार्बन कॉपी कर रहे हो उनकी जानकारी के बिना आप किसी और आदमी को भेज रहे हो, उनको नहीं पता, जबकि ये BCC वाले को पता है कि आपने किस किस को मेल सेंड की है। क्लियर भाई? मतलब BCC एक टॉप लेवल का आदमी हो गया है जो इनके बारे में जानकारी रखता है कि भाई इनके पास ये मेल का कंटेंट गया है, लेकिन इनको जानकारी नहीं होती कि ये मेल BCC वाले के पास गई है। ठीक है, यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो जिसको हमने BCC में डाल दिया है और कंपनी का कोई वर्कर है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ के मैनेजर कौन है, उसको मेल भेजने वाला है, वर्कर कौन है जिसको हम भेजते हैं सेंड टू, और हम एक कॉपी किसको दे देंगे BCC को। भाई कंपनी के मालिक को पता होना चाहिए कि भाई ये वर्कर इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम इसको वार्निंग दे रहे हैं। तो इस टाइप की चीज जब करनी होती है तो हम इसको BCC में देते हैं। BCC में देने के बाद में ये जो वर्कर होता है इसको जानकारी नहीं होती कि आपकी कंप्लेंट BCC के पास भी चली गई, यानी कंपनी के मालिक के पास भी चली गई है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, सिर्फ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछता है और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको समझाया है, यदि कोई हिंदी भाषा में इस तरह की, इंग्लिश भाषा में इस तरह की कोई चीज़ आपसे वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया भाई इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अदरवाइज फुल फॉर्म काफ़ी है यहाँ के लिए। क्लियर भाई? आगे बढ़े। तो ये ईमेल का बारे में सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद में क्या आता है, एक से ज़्यादा ईमेल को मैनेज करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं MS आउटलुक। ये क्या है आपका MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो एप्लीकेशन है उसका पार्ट है MS आउटलुक, जिसको क्या बोलते हैं, ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक से ज़्यादा ईमेल को एक जगह पर, मान लो आपके पास, मैंने 3-4 ईमेल सर्वर के नाम लिखे थे, आपके पास याहू का भी एक अकाउंट है, जीमेल का भी एक अकाउंट है, निकमेल का भी एक अकाउंट है, निकमेल का भी एक अकाउंट है, तो क्या होगा, आप तीनों अकाउंट को एक साथ क्या करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे आप MS आउटलुक के द्वारा उसको कॉन्फ़िगर कर लोगे। बार बार तीनों अकाउंट में जाके आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या फायदा हो जाएगा, आप एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही बार कंपोज करके आप तीनों को मेल करना चाह रहे हो, वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। बार बार आपको इधर उधर तीनों मेल खोल के तीनों का ईमेल आईडी अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया तो ऑटोमेटिक खुलती रहेंगी। सारे ईमेल का इनबॉक्स एक साथ देख सकते हो, सारे बाई टाइप ईमेल का, निकमेल का, याहू का, जीमेल का, तीनों का एक ही इनबॉक्स में आ जाएगा। क्लियर भाई सबको? तो इसका यही फायदा है। ईमेल से रिलेटेड यदि पूछा जाएगा तो इतना ही आएगा एग्जाम में, या तो HSSC और दिल्ली पुलिस वगैरह इस टाइप का कोई लेवल है। क्लियर भाई? नेक्स्ट, अगला इसमें आता है भाई, ईमेल के अंदर एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस चीज का यूज होता है भाई। एक तो हम @ का यूज करते हैं, ठीक से। दूसरा क्या है आपका, @ के बाद में क्या है, एक हम इसमें स्पेस का यूज नहीं करते, स्पेस नॉट अलाउड। तीसरा आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सी ईमेल आईडी सही है, कौन सी ईमेल आईडी सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है किस किस चीजों का कॉम्बिनेशन आएगा तो ईमेल आईडी सही होगी। तो देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, MARSHALNARNAUL marsalnarnod@gmail.com। यानी कि मार्शल नारनोड क्या है, मेरी यूनिक आईडी होगी मेरे किसकी, ईमेल एड्रेस की। @ क्या हो गया आपका, @ मैंने बताया ना अभी यूज करते हैं भाई। नेक्स्ट जीमेल क्या आपका, सर्वर हो गया। .com क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी ईमेल में आनी चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी जो पहला नाम होगा वो आपका यूनिक आईडी होगा, आपके नाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो भी आपने बना रखा होगा उसके हिसाब से @ आपको इसको कनेक्ट करने के लिए हो गया है। जीमेल क्या है, सर्वर है, इसकी जगह पे जीमेल की जगह क्या आ सकता है, निकमेल आ सकता है, ई पत्र आ सकता है, याहू मेल आ सकता है। और .com क्या है, आपका डोमेन है। .com से हमें क्या पता चलता है, कॉमर्शियल डोमेन की बात कर रहा है। ठीक है भाई,
जब डोमेन की बात आई है तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। डोमेन हम किस जगह पे यूज करते हैं? डोमेन किसकी जगह पे यूज करते हैं भाई? एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है डीएनएस की फुल फॉर्म, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, कोई ऐसा बहुत हाई फाई चीज नहीं इसमें। देखो नॉर्मल क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर क्या होता है? एक आईडी होता है। क्या होता है? नेटवर्क के ऊपर एक आईडी होता है। उससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि कौन बंदा कहाँ से, मान लो आप इंटरनेट पे बैठे हो, फेसबुक पे किसी को मैसेज कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई मतलब ऐसा हो जाए कि मैं मैसेज करके गायब हो जाऊं, किसी को पता ना चले मैं कौन था, कहाँ से मैसेज गया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसकी सहायता से ट्रैक हो जाओगे? आईपी एड्रेस की सहायता से ट्रैक हो जाओगे। आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे किसी शहर का, किसी गांव का पिन कोड होता है, उसी तरीके से इंटरनेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप इंटरनेट पे यूज करोगे, इंटरनेट यूज करने के लिए कोई मीडिया यूज करोगे तो वो क्या होगा? उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेसिंग क्या होता है आपका? दो प्रकार से अलाउड होता है। किस किस तरीके से? एक तो क्या होता है स्टैटिक, तो दूसरा क्या है डायनामिक। जो स्टैटिक होता है वो कौन करता है? जैसे आप बीएसएनएल की कोई लैंडलाइन लेते हो, ठीक है, तो स्टैटिक आईपी के थ्रू लेंगे हम। स्टैटिक आईपी क्या है आपका? बीएसएनएल की लैंडलाइन है या कोई भी आप बीएसएनएल की लैंडलाइन के अलावा आज के दिन ओएफसी केबल आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है, उसका जब कनेक्शन लेते हो तो वो क्या है, वो आपको एक क्या कर देगा? एक आईपी अलॉट कर देते हैं, ठीक है भाई। इस आईपी को आपका जो कंप्यूटर होता है उसके मैक एड्रेस होता है आपके किसके ऊपर? नेटवर्क कार्ड पे, उसके साथ क्या कर देता है? आईपी को बाइंड कर देता है, बाइंडिंग कर देता है। बाइंडिंग करने के बाद में क्या फायदा मिलता है? मतलब दूसरा कोई कंप्यूटर वाला आके जिस कनेक्शन पे काम करना चाहेगा तो उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्लियर भाई सबको? पॉइंट क्लियर है नहीं? तो इसमें स्टैटिक में क्या होगा? एक एक आईपी एड्रेस इंडिविजुअल को लोड किए जाते हैं, वो हो गया स्टैटिक आईपी एड्रेस। डीएचसीपी के नाम से प्रसिद्ध है ये, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये डीएचसीपी की फुल फॉर्म पूछता है एक तो एग्जाम में। होता क्या है? आप इंटरनेट यूज करते हो, आपके मोबाइल में जैसे आप डाटा ऑन करते हो तो डाटा ऑन होने का मतलब क्या है कि आप उस टाइम पे आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट हो गया है, जो कि क्या हुआ है? ऑटोमेटिक आपको अलॉट हुआ है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो वो जो आईपी एड्रेस है, जैसे आप डाटा ऑफ कर दोगे वो आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, वो सेम आईपी एड्रेस और किसी को उस टाइम पर अलॉट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। ये किसी एक आईपी एड्रेस किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए, पार्टिकुलर कस्टमर कंज्यूमर के लिए फिक्स नहीं है, इसकी वजह से इसको डायनेमिक बोलते हैं, अस्थिर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपके पास है, थोड़ी देर बाद किसी और के पास होगा, थोड़ी देर पहले किसी और के पास था। क्लियर भाई? तो इस टाइप से इंटरनेट के जो आईपी एड्रेस है दो रूप से डिवाइडेड हो रखे हैं, ठीक है भाई। आईपी एड्रेस के बारे में पहले बता दिया, तो IPv4 और V6 के बारे में बात आ जाए तो उस तरीके से होगी। और यदि उसके बारे में पूछ ले भाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, याद है सभी को? चलो, क्लास ए का रेंज क्या था? 0 से 126। 127 किसके लिए है? ए, बी, सी, डी और ई, क्या थे ये? आपके आईपी एड्रेस का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है भाई। 0 से 126। यहाँ पे सबनेट मास्क क्या यूज करेंगे हम? 255.0.0.0। सबनेट मास्क के बारे में XSSC में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस या सबनेट मास्क सही है। तो दो चीजों को याद रखना है, एक तो फिगर आपका 255 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तीसरा 3 डॉट की सहायता से ये अलग होता है, टोटल पार्ट 4 होते हैं बस।
एग्जाम में दिया जाता है डॉट की जगह डैश दे देगा, स्टार दे देगा या कुछ और दे देगा। आपको दो चीज को याद रखना है, 255 से बड़ा फिगर नहीं होना चाहिए, 256, 758 समथिंग समथिंग कुछ भी दे सकते हैं एनी फिगर, बट यहाँ पे 255 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी भाई, ए क्लास का आईपी एड्रेस 0 से 126, यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया 127 को किसके लिए छोड़ रखा है भाई, लूप बैक ऑपरेशन के लिए छोड़ रखा है, लूप बैक ऑपरेशन के लिए। आगे क्या है भाई, बी में 128 से 191, 192 से 23, ठीक है भाई। ये आपके अलग अलग आईपी रेंज है, इसको याद रखना, क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की, क्लास डी की और क्लास ई की। अब इसमें बात करते हैं 255 हो गया, तो इसमें क्या आएगा भाई 255.255.0.0, इसमें 255.255.0.0, इसमें 255 ठीक है भाई। और जो लास्ट वाला आपका किसके लिए रिजर्व भाई, रिसर्च वगैरह के लिए रिजर्व भाई, जब हम रिसर्च वगैरह करेंगे तो आगे के लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे मार खाते हैं और बच्चे इसको एग्जाम में छोड़ के आते हैं, ठीक है भाई। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, जो छोड़ के नहीं आए, क्लियर है। तो आईपी एड्रेसिंग के बारे में भी बात करते हैं, तो आपका पहला आएगा क्लास ए बी सी डी ई के बारे में पूछेगा, उनकी रेंज पूछ सकता है, उनका सबनेट मास्क पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा IPv4 कितने बिट का, 32 बिट का, IPv6 128 बिट का। और आईपी एड्रेस की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लियर है। अब आईपी एड्रेस हमने सारी चीजें बता दी। अब इतने आईपी एड्रेस होने के बाद यदि मैं आपको ये बोल दूं HSSC का क्या है, एक एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और उसमें मैं आपको बोल दूं उसका एक आईपी एड्रेस है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोई भी एक आईपी एड्रेस, मैं सबको बोल दूं कि भाई आप एक काम करो, क्या करो, एक आईपी एड्रेस है और HSSC की वेबसाइट है, आप वहां जाके क्या कर लो, ये आईपी एड्रेस एक्सेस कर लो। ये आईपी एड्रेस आप एक्सेस कर लोगे तो क्या होगा, ये आईपी एड्रेस एक्सेस कर लोगे तो आप HSSC की वेबसाइट पे चले जाओगे। इसी तरह मैंने क्या बोल दिया भाई, आर्मी की एक आईपी एड्रेस है, उस पे जाके आर्मी के नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लो। ऐसे में CRPF, नेवी, BSF या जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सबके आपको आईपी एड्रेस याद करने के लिए बोल दूं तो वो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल काम हो जाता है। तो हमने क्या किया भाई, आईपी एड्रेस की वजह हम क्या कर देते हैं, जो आईपी एड्रेस है उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। तो जो बैक एंड में तो आईपी एड्रेस ही रन कर रहा है एक्चुअली, लेकिन क्या है, यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, यूजर को सहूलियत देने के लिए हमने क्या कर दिया, जितने भी सारे ये एजेंसीज हैं इनका डायरेक्ट इनके नाम पे डोमेन क्रिएट कर दिया, hssc.gov.in। अब आप hssc.gov.in की वेबसाइट पे जाके अपना आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं। तो ये किसकी सहायता से हो रहा है, एक्चुअल में तो पीछे तो एक आईपी एड्रेस काम कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस पक्का चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में तो आईपी एड्रेस पे रन कर रहा है, लेकिन हमें आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से हमने क्या कर दिया है, इनका एक नाम दे दिया है जिसको डोमेन नेम सिस्टम, इस जो नाम देने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें। अब पढ़ते हैं भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है और कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं है। तो MS की बात करें तो एक्सेस क्या है भाई, MS एक्सेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का
डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है। उसके बाद में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कर रही हैं? ओरेकल है और SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी आपका डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है, और MySQL भी लगा लो, और माइक्रोसॉफ्ट को दे दे बेटा एक्सेस में। तो इस टाइप के उदाहरण आपके किसके भाई? डाटाबेस मैनेजमेंट के। डाटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में डीपली देखते हैं। एक एक चीज देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी एक इकाई आती है डाटाबेस मैनेजमेंट की। सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? बिट है। कौन सी इकाई है? बिट। बिट के बाद में बाइट के बाद में कैरेक्टर के बाद में फील्ड के बाद में रिकॉर्ड के बाद में और फाइल के बाद में डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है भाई। देखो हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो मेमोरी हम पढ़ते थे सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, जिसकी फुल फॉर्म होती थी बाइनरी डिजिट। ठीक है, जिसमें बिट में क्या क्या आता था? 0 और 1। एक का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, जो बिट भाषा ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? बाइनरी। ठीक है, अब उसमें क्या था? बिट था, उसके बाद क्या आता था आपका? निब्बल। 4 बिट का एक निब्बल बनता था। क्लियर है? उसके बाद 2 निब्बल का एक बाइट बनता था। ठीक है, यानी कि 8 बिट का एक बाइट बनता था। 8 बिट का एक बाइट बनता था। उसके बाद बाइट के बाद क्या आएगा? किलोबाइट। किलोबाइट आएगा। उसके बाद में मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, मेगाबाइट आएगा। मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट आएगा। उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, एक्सा, उसके बाद में जेटोबाइट, उसके बाद में जेटोबाइट। यानी कि वो था मेमोरी का एक हायरार्की, जिसमें सबसे छोटी संख्या आपकी बिट रहेगी। सबसे छोटा निचला स्तर क्या कहलाएगा? बिट। और सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? गेक्टोबाइट, वाई।